हेलो स्टूडेंट्स, मैं सहदेव अभिमन्यु कैरियर पॉइंट चंडीगढ़ से। आज मैं पेपर डिस्कस करने वाला हूं साइंस का, जो बच्चों ने दिया है। तो आप अपना पेपर मिला लें, मैं सारा पेपर डिस्कस कर देता हूं। जो भी आउटपुट आएगा आप देख लेना। सबसे पहला क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, मेरे हाथ में सेट वन ही है। हाँ, सेट 1 है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आया है, Coolers and the disposal paper cups both are used as the alternative for disposable plastic cups. Which one of these two can be considered as a better alternative to the plastic cups and why? तो इसने बोला है कि कूलर और डिस्पोजल पेपर कप्स हमारे पास होते हैं, यूज़ किए जा रहे हैं आजकल प्लास्टिक कप की जगह। तो इसमें से ये क्यों यूज़ किए जा रहे हैं और कौन सा इन दोनों में से बेटर अल्टरनेटिव है प्लास्टिक कप के लिए? तो आप जानते हो कि हमारा जो इकोसिस्टम है, जो हमारी अर्थ है, इस पे जो प्लास्टिक है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ हो रही है। और जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। नॉन बायोडिग्रेडेबल है कि यानी कि उसको पूरी तरह से नेचर में मिलने में 500 to 600 ईयर लग जाते हैं। और जबकि ये जो दूसरे अल्टरनेटिव यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे कूलर जो कि डिस्पोजेबल कप होता है मेड अप ऑफ क्ले, मतलब जो मिट्टी का बना होता है, और डिस्पोजल पेपर भी जो पेपर कप होते हैं, ये क्या होते हैं, ये इजीली डिग्रेडेबल हो जाते हैं, इजीली बायोडिग्रेडेबल हैं, दोबारा रिसाइकिल किए जा सकते हैं। इस वजह से इन दोनों को ज़्यादा यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट भी अप्रोच कर रही है और वैसे भी अप्रोच किया जाता है। इन दोनों में से अगर कूलर कप में से और डिस्पोजल पेपर कप में से बोला जाए तो आपको डिस्पोजल पेपर कप ऑप्शन चूज करना था, क्योंकि डिस्पोजल पेपर कप इजीली अवेलेबल होते हैं। कूलर कप बनाने के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है और थोड़े भारी भी होते हैं और थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं। इस वजह से आप डिस्पोजल पेपर कप आप इसमें से यूज़ कर सकते थे। दूसरा इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन था जो कि ह्यूमन बीइंग आर मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड बाय द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, स्टेट द रीज़न व्हाई कैन ऑर्डिनरी वॉशिंग ऑफ द एडिबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नॉट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है कि जो हम क्रॉप प्रोडक्शन के दौरान पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन के साथ जो प्लांट्स न्यूट्रिशन लेते हैं सॉइल से, उसके साथ वो पानी के फ्लो के साथ अंदर चले जाते हैं, प्लांट के अंदर चले जाते हैं। फिर वो सारा कंटेंट क्या होता है, फ्रूट और सीड में इकट्ठा हो जाता है। फ्रूट और सीड में इकट्ठा होने के बाद वो हम तक पहुंचता है, हमारी बॉडी के अंदर भी वो जाता है और हमारी बॉडी के अंदर भी इकट्ठा हो जाता है। बताया जाता था ट्रॉपिक लेवल में जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ता चला जाता है तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का कंटेंट भी बढ़ता चला जाता है। सही है मेरी बात या नहीं? तो इसमें बोला है कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है कि यानी कि अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड इंक्रीजेज इन अ ट्रॉपिक लेवल इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। उसमें बोला है कि जो बाहर से हम फ्रूट लेके आए मार्केट से, उसको हमने धो दिया बाहर से धोने से बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कम नहीं हो जाएगी उसकी। आप भी समझदार हो इसमें कि बाहर से धोने से फ्रूट को उसका सिर्फ डस्ट आप रिमूव कर सकते हो, पर जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स आपने फील्ड में यूज किए थे उसको प्रोड्यूस करने के लिए, वो कभी आप नहीं, उसमें से पानी से धोकर नहीं वो निकाले जा सकते हैं। तो ये एक एडवाइस कभी भी सही नहीं होगी कि आप उसको धोकर उसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से रिमूव कर सकते हो। तो इसमें आपने यही सब बातें लिखनी थी। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेल्केन। साइक्लोहेल्केन यू नो वेरी वेल कि साइकिल से बना हुआ। हेक्सेन का मतलब जो होता है, हेक्सेन का जो मतलब है यानी कि 6 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड। 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6, इसका साइक्लिक कंपाउंड बनाना है आपने। साइक्लिक कंपाउंड यानी कि ये बॉन्ड बना दीजिए, सभी सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रीफिक्स आपको दिखाई दे रहा है कि एन है। अब हर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, तो ऑटोमेटिकली इसके 2 अभी बॉन्ड बाकी हैं, तो यहाँ पे एच लगा दीजिए, यहाँ पे भी एच। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेल्केन। दूसरा स्ट्रक्चर इसने दिया है ब्यूटेन। ब्यूटेन भी आप जानते हो, ब्यूटेन से आपको समझ में आ रहा है कि 4 कार्बन का एक कंपाउंड है और तकरीबन सब कार्बन क्या हैं, सिंगल बॉन्डेड अटैच्ड हैं। तो 4 कार्बन का कंपाउंड बनाना है आपने और बाकी बॉन्ड पूरे करने के लिए आप हाइड्रोजन लगा सकते हो। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है कि स्टेट द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडली फॉर क्रिएटिंग अ पीरियोडिक टेबल
कंपेयर द पोजीशन ऑफ द आइसोटोप ऑफ एलिमेंट्स इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये आपको पता है कि मेंडलीव ने एक ब्रेक थ्रू दिया था पीरियोडिक टेबल की दुनिया में, मतलब केमिस्ट्री की दुनिया में, उसने सारी केमिस्ट्री को यूनिफाई कर दिया था। तो मेंडलीव ने जो बेसिक स्ट्रक्चर यूज़ किया था, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन यूज़ की थी पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए, वो उसने सभी कंपाउंड्स का क्या ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स यूज़ किए थे। उसने क्या किया कि ऑक्साइड और हाइड्राइड यूज़ किए। ये लिखना पड़ेगा कि मेंडलीव यूज ऑक्साइड एंड हाइड्राइड ऑफ ऑल कंपाउंड्स एंड अरेंज द ऑल कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। उनका एटॉमिक मास इंक्रीज होने के हिसाब से उसने क्या किया, उसको दीवार पे पिन कर दिया सभी एलिमेंट्स। तो उसको एक पैटर्न मिला और उसी को बाद में उसने क्या बोल दिया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बोल दिया। अच्छा, आइसोटोप की बात अगर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में बात करें तो उस वक्त आइसोटोप नोन नहीं थे, मतलब डिस्कवर्ड नहीं थे। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो आइसोटोप के बारे में नहीं बताता। तो आपको लिखना पड़ेगा कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल डू नॉट टेल्स अबाउट आइसोटोप्स बिकॉज आइसोटोप्स नॉट डिस्कवर्ड दैट टाइम। टेबल ऑफ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप को इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक मास लिखा जाता है वो किसी एक एलिमेंट का नहीं लिखा जाता, वो एवरेज एटॉमिक मास लिखा जाता है। आपको समझाया भी था कि जैसे क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 यूज़ किया गया, क्योंकि क्लोरीन के दो आइसोटोप यूज़ किए जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, एक तो क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। जो क्लोरीन 35 है वो नेचर में 75% अवेलेबल है और जो क्लोरीन 37 है वो नेचर में 25% अवेलेबल है। तो उन दोनों को यूज़ करके एक एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है, जिसकी हेल्प से उस एवरेज एटॉमिक मास को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यूज़ किया गया। स्पेशल कोई जगह नहीं दी गई आइसोटोप को, स्पेशल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी कोई जगह नहीं दी गई आइसोटोप को, बस एवरेज एटॉमिक मास में ही इन्वॉल्व किया गया है आइसोटोप्स को। क्या मेरी बात समझ में आई? उसके बाद एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, वो कह रहा है इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 1100 वोल्ट ऑपरेट एट 220 वोल्ट, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस एंड द करंट ड्रॉन बाय इट। तो ये मैं सोल्व कर देता हूं आपके सामने। क्वेश्चन है आपके सामने 4th नंबर, वो कह रहा है कि करंट हीटिंग रेटिंग, मतलब इसकी पावर दी गई है, रेटेड का मतलब पावर होती है, वो दी है 1100 वोल्ट। उसके बाद इसकी जो वोल्टेज पावर दी है, वोल्टेज जो दी गई है वो मेरे बेटे दी गई है 220 वोल्ट। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस, भैया आपको पता है ये बात, एंड द करंट ड्रॉन इट। तो पावर इज इक्वल टू पता है V इंटू आई होती है। अगर करंट निकालना है तो पावर अपॉन में वोल्टेज कर सकते हो, तो दैट मीन्स कि 1100 अपॉन में 220 वोल्ट, तो 5 एम्पियर करंट के लिए बना है ये। दूसरा इसने पूछा है रेजिस्टेंस, तो पावर इज इक्वल टू यू नो वेरी वेल इज इक्वल टू V स्क्वेयर अपॉन में R होती है, या फिर I स्क्वेयर इंटू R होती है। जो आपको सही लगे वो लगा लीजिए, यही लगा लीजिए क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है मेरे को। तो 1100 इज इक्वल टू आई स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, आर की वैल्यू आ जाएगी, आर कितना आ जाएगा 1100 अपॉन में 25। इसको सोल्व करोगे तो आपको पता है 24 4 जा 100 और 24 4 जा 100, दैट मीन्स कि 44 ओहम इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये पहला पॉइंट था। दूसरा बहुत ही आसान है, और में दिया है क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आपको दिखाई दे रहा है आपके पास अगर ये पेपर का सेट है, तो ये आ गया 20 ओम, ये आ गया 10 ओम, ये भी आ गया 10 ओम, ये 10 ओम, ये भी 10 ओम। तो ये दोनों किस में है, सीरीज में, 10 और 10 20, 20 और 20 किस में है, पैरेलल में है। तो 1 अपॉन में R 1 प्लस 1 अपॉन में R2। तो आप अगर इसको करोगे 1 अपॉन में 20 प्लस 1 अपॉन में 20, तो यू नो वेरी वेल जब बेस सेम होते हैं तो ऐड कर सकते हो आप डायरेक्ट। तो 2 अपॉन में 20 दैट मीन्स कि 1 अपॉन में 10, ये R आता है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 10। अब ये दोनों मिला के 10 हो गया, ये 10 और ये 10, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना आ गया भाई 30 ओम इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बस ये यहीं तक था, आपके फ्री के 2 मार्क्स थे ये। सजेस्ट एनी 2 कंट्रासेप्टिव मेथड टू कंट्रोल द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एक्सप्लेन देम। कंट्रासेप्टिव मेथड मैंने आपको बताए थे पेपर, उसमें रिप्रोडक्शन में सबसे लास्ट में बताए जाते हैं। कंट्रासेप्टिव मेथड में दो लिखने थे आपने, मैंने 3-4 बताए थे। तो सबसे आसान उसमें आता है फिजिकल मेथड यानी कि फिजिकल बैरियर मेथड। उसमें फिजिकली स्पर्म को ओवम से मिलने से रोका जाता है। इसमें फीमेल की तरफ से फेमिडोम यूज़ किया जाता है और मेल की तरफ से कॉन्डोम यूज़ किया जाता है। दूसरा जो है वो सर्जिकल मेथड आप लिख सकते थे, जिसमें हम मेल की जो
वासा डिफरेंशिया उसको कट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं वासेक्टोमी, और दूसरा फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब है उसको कट कर देते हैं। आजकल तो बांध दिया जाता है, वैसे एक स्पेशल तरह का थ्रेड आता है, उसको हम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। दोनों मेथड यूज़ किए जा सकते हैं। तीसरा भी अगर किसी को आता होगा तो वो लिख सकता था, केमिकल मेथड यूज़ किए जाते थे। केमिकल मेथड में जो फीमेल्स हैं वो कॉपर टी यूज़ करती हैं और मल्टीलोड्स यूज़ करती हैं, या फिर एंटीस्पर्मेटिक जेल और बहुत सारे कंट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, जैसे कि आई पिल्स हैं, सहेली हैं, ये सब गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ की जाती हैं। इसमें वो सब लिखना था आपने। 5th नंबर क्वेश्चन 2 नंबर का था, 2 कंट्रासेप्टिव मेथड लिखने थे, बहुत ही आसान था। जो 6th नंबर क्वेश्चन है वो जेनेटिक्स में से आया है। वो कह रहा है कि मेंडल क्रॉस 2 पी प्लांट, 2 पी प्लांट को उसने क्रॉस किया गया है विद विजिबल कंट्रास्टिंग करेक्टर, यानी कि 2 जब प्लांट्स को उसने क्रॉस कराया तो दोनों के अंदर उनके करेक्टर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ये घुमा फिरा के वही पूछा गया है आपसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से उसने क्या किया, 2 कंट्रास्टिंग करेक्टर को क्रॉस कराया था, जिसमें से एक करेक्टर टॉल था और एक करेक्टर क्या था, ड्वार्फ था। तो जो F1 जनरेशन में जो पॉपुलेशन आई थी वो सारी की सारी कैसी आई थी, टॉल आई थी। वो कैसा था, टॉल हाइब्रिड दिखाई दिया था। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ इसने स्टेटमेंट बना के लिखा है। वो कह रहा है मेंडल क्रॉस 2 पी प्लांट विच विजिबल कंट्रास्टिंग करेक्टर एंड फाउंड दैट देयर वर नो हाफ वे करेक्टर इन द प्लांट ऑफ F1 जनरेशन। हाफ वे करेक्टर का मतलब यह है कि जो उन दोनों में से कोई एक तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं दिया F1 जनरेशन में। तो आपको दिखाया, मैंने बताया था मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से कि जब आप टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस कराते हो तो एक करेक्टर तो F1 जनरेशन में दिखाई नहीं देता, और वो कौन सा था, ड्वार्फ। वो क्यों नहीं दिखाई देता था, उसके ऊपर फिर मेंडल ने लॉ भी बताया, उसको बोलते थे लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता था कि अगर 2 कंट्रास्टिंग करेक्टर हैं, उसमें से अगर एक दिखाई दे रहा है तो जो दिखाई दे रहा है वो डोमिनेंट है, और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो क्या है, रिसेसिव। और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस कि डोमिनेंट करेक्टर रिसेसिव करेक्टर को उसके फिनोटाइप में शो नहीं होने देता है। सही है मेरी बात, ये नहीं, यही आना था। एक्सप्लेन द रीजन फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ मेंडल। ये सारी जो मैंने बोली है यही इसकी क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। दूसरा इसमें है और की फॉर्म में लिखा हुआ है, किसी ने ये भी किया होगा, जस्टिफाई द स्टेटमेंट सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिटेड फ्रॉम देयर फादर। मतलब जो सेक्स है चिल्ड्रन का वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उन्होंने अपने फादर से क्या इनहेरिट किया है। तो यू नो वेरी वेल कि हम ह्यूमन के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से जो 23rd वाला होता है वो सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है। और ह्यूमन में मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो एक्स और वाई होता है, जिसमें से अगर एक्स आगे इनहेरिट करता है तो फीमेल के एक्स से क्रॉस होकर वो फीमेल ही बनती है, यानी कि बेबी गर्ल बनती है। और अगर एक्स आगे ट्रांसफर होता है, इनहेरिट होता है, अगर वाई आगे इनहेरिट होता है तो वो एक्स क्रोमोसोम से मेल के मिल के क्या बनाता है, एक्स वाई क्रोमोसोम बनाता है, सेक्स क्रोमोसोम, जो कि आगे चल के क्या बनता है, बेबी बॉय बनता है। तो दैट मीन्स कि ये डिपेंड करता है ओनली एंड ओनली फादर के ऊपर कि वहां से एक्स क्रोमोसोम आगे इनहेरिट हो रहा है या फिर वाई क्रोमोसोम आगे इनहेरिट हो रहा है। तो इसको भी आप जस्टिफाई कर सकते थे। हर साल ये क्वेश्चन आता है, बारंबार ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद कहता है कि नेम द पार्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें सिर्फ आपने पार्ट लिखने थे कि कहां कहां ये सारी प्रोसेसेस होती हैं। वो कह रहा है कि वेयर द कंट्रासेप्टिव डिवाइस सच एज लूप और कॉपर टी आर प्लेस्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो कॉपर टी है या फिर लूप है वो कहां इंस्टॉल किया जाता है, फीमेल जेनिटल ट्रैक में। तो यू नो वेरी वेल, मैंने आपको फीमेल जेनिटल ट्रैक बताया था, उसमें एक सर्विक्स होता है जिसको बर्थ कैनाल बोलते हैं, यूट्रस की कैप जिसे बोला जाता है। उसमें क्या किया जाता है, या तो एक लूप लगा दिया जाता है या फिर वहां पे कॉपर टी लगा दी जाती है सर्विक्स में, ताकि जो स्पर्म है वो यूट्रस के थ्रू कहां ना पहुंचे, फिलोपियन ट्यूब तक ना पहुंचे, ओवम तक ना पहुंचे। तो यहां पे इसके आंसर आना था सर्विक्स ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक। दूसरा था विच इज ब्लॉक टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ एग। एग को ट्रांसफर करने से किस चीज को ब्लॉक कर दिया जाता है, तो इसका आंसर आना था फिलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक। फिलोपियन ट्यूब को ही काट दिया जाता है और उसी को बांध दिया जाता है। फिर क्या होता है कि जो ओवम है और स्पर्म जो है उनकी जो मीटिंग होती है फिलोपियन ट्यूब में वो नहीं हो पाती है। सही है मेरी बात, ये नहीं। तो दूसरे का आंसर फिलोपियन ट्यूब आना था। तो वो कह रहा है वेयर फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन सेल एज ओवा टेक प्लेस, ये होती है ओवरी के अंदर। ओवम की फॉर्मेशन कहां होती है, ओवरी के अंदर होती है। ये भी बहुत आसान था। वो कह रहा है फ्रॉम वेयर द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट फ्रॉम द मदर्स ब्लड। मदर ब्लड के से कहां से न्यूट्रिशन लेता है एम्ब्रियो, तो वो आपको बताया था यूट्रस ऑफ मदर, जिसको हम बोलते हैं मदर वॉर्म बोलते हैं। और इसके लिए एक स्पेशल कनेक्शन होता है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा, दैट इज द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड द फीटस। उसके बाद यहां पे आता है सेक्शन बी, जो कि 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है। वेयर आर द ह्यूमन What are the human made ecosystem? Give an example. Can a human made ecosystem become a self sustaining ecosystem? Give reason to justify your answer. वो कह रहा है कि
ह्यूमन मेड इकोसिस्टम क्या है भाई? एक तो नेचुरल इकोसिस्टम होता है जो नेचर के ऊपर डिपेंडेंट करता है, एक ह्यूमन मेड इकोसिस्टम होता है। जैसे कि हम आर्टिफिशियल क्रॉपिंग करते हैं, जैसे कि हम फसलें उगाते हैं खेत में, उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन मेड इकोसिस्टम होता है। उसमें ह्यूमन का इंटरफेयर होता है। जिस इकोसिस्टम में ह्यूमन का इंटरफेयर हो और उसकी रिक्वायरमेंट हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन इकोसिस्टम बोलेंगे। तो आर्टिफिशियल क्रॉप प्रोडक्शन इज द ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। और आर्टिफिशियल क्रॉप प्रोडक्शन कैन अ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम बिकम अ सेल्फ? क्या ह्यूमन मेड इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम होता है? यू नो वेरी वेल, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सही है मेरी बात? ये नहीं, क्रॉप प्रोडक्शन आप ऐसा नहीं कि खेत में फसल उगा के आए और घर पे बैठ के आराम से सो गए, 6 महीने बाद जाके फसल काट ली। दैट मीन्स कि आप टाइम टू टाइम उसको सस्टेन करना पड़ता है। तो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम जो होता है वो सेल्फ सस्टेन नहीं होता है, उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके लिए क्यों? क्योंकि उसमें नेचर इन्वॉल्व नहीं होता है। इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको आंसर को कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें नेचर इन्वॉल्व नहीं होता है। हाँ, नेचर इन्वॉल्व हो सकता है उसको बर्बाद करने के लिए। सही है मेरी बात? तो हमें आपको उसको बचाना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते ही हो कि क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है उसको बारिश से भी बचाना पड़ता है, और उसमें पेस्टिसाइड्स हमको डालने पड़ते हैं, उसमें इंसेक्टिसाइड्स हमें डालने पड़ते हैं। जो इंसेक्टिसाइड्स हैं वो दैट मीन्स कि नेचुरल फिनोमिना है, कि नेचर ने कुछ ऐसा कर दिया है कि आपकी उगती हुई फसल को इंसेक्ट्स ने बर्बाद कर दिया, तो ऑटोमेटिक हमें इंसेक्टिसाइड्स उसमें यूज करने पड़ेंगे। वीडीसाइड्स भी यूज करने पड़ते हैं। वीडीसाइड्स का मतलब जो अनवांटेड पेड़, जैसे आपने गेहूं की क्रॉप की, जैसे कि ग्रेन की क्रॉप की, उसमें अनवांटेड प्लांट्स साथ में उगाते हैं जो कि आपकी फसल की जो न्यूट्रिशन है उसको कम कर देते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमें वीडीसाइड्स उसके लिए यूज करने पड़ते हैं, स्प्रे करनी पड़ती हैं। और ये सारा इन्वॉल्वमेंट किसका होता है? ह्यूमन का होता है। तो ह्यूमन मेड सिस्टम जो होता है, इकोसिस्टम होता है, वो सेल्फ सस्टेन कभी नहीं होता बेटे। उसको सस्टेन कराने के लिए ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते थे कि आर्टिफिशियल क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल है। वो कह रहा है, दूसरा जो क्वेश्चन दिया उसने 3 नंबर का कंटेंट लिखना, तो दैट मीन्स कि आपको कम से कम 5 या 6 सेंटेंस इसमें लिखने पड़ेंगे। 3 नंबर के क्वेश्चन में यू नो वेरी वेल कि जो आपका आंसर है वो 30 to 40 वर्ड्स में कंप्लीट होना चाहिए। तो 30 to 40 वर्ड्स का मतलब है कि आपके 6 या 7 सेंटेंस उसमें कम से कम होने चाहिए। और सेंटेंस मेकिंग, साइंस में जितने भी सेंटेंस बनते हैं वो सिंपल परफेक्ट टेंस में बनते हैं। उसमें इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तकरीबन यूज की जाती है। 90% सेंटेंस जो इंग्लिश में साइंस में बनते हैं वो इसी तरह से बनते हैं। अगला आता है कि स्टेट द रीजन वाई कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होता है और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है? मेल्टिंग पॉइंट लो और बॉइलिंग पॉइंट इस वजह से लो होता है क्योंकि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो शेयरिंग से बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है कि शेयरिंग हो रही है दो कंपाउंड्स की शेयरिंग हो रही है, तो दैट मीन्स कि उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता था। आप लिखा क्या है आपने वो तो मैं नहीं जानता हूं, पर आपको मैं समझा सकता हूं ये बात कि शेयरिंग से जो, चाहे आप कुछ भी काम कर लो, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है ये, शेयरिंग से जो भी काम आप स्टार्ट करोगे दैट मीन्स कि वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, उसकी जो सस्टेनेबिलिटी होती है वो कम होती है। जबकि जो दूसरा हमारे पास कंपाउंड दिया था चैप्टर के अंदर वो था आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का मतलब होता है कि एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है और दूसरा उसको क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है। सही है मेरी बात? ये नहीं, तो उससे जो बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड बनता है, उसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। इस वजह से जो कोवलेंट कंपाउंड होता है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। दूसरा कह रहा है कि कार्बन कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करते? वो इसलिए कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि वो आयनाइज नहीं हो पाते हैं। वो आयनाइज नहीं हो पाते। अगर पानी में अगर आप ग्लूकोज मिलाओगे, मतलब डिसॉल्व करोगे, तो वो डिसॉल्व होगी, आयनाइज नहीं होगी। तो जो कोवलेंट कंपाउंड है वो आयनाइज नहीं हो पाते, इस वजह से वो क्या नहीं कर पाते? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। दूसरी तरफ आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं कि आयनिक कंपाउंड किसी भी सॉल्यूशन में जाके इजीली आयोनाइज हो जाते हैं, तो इजीली आयोनाइज होने की वजह से वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा पाते हैं। तीसरा जो है कार्बन कैन फॉर्म ओनली कोवलेंट कंपाउंड। कार्बन कोवलेंट कंपाउंड क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से भी और वैसे भी बताया था कि नेचुरली कार्बन जो है वो ऐसी पोजीशन पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर है कि उसके पास अगर न्यूट्रल होना है उसने, मतलब उसको स्टेबल होना है, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे? एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। और उसका न्यूक्लियस क्या है? छोटा है, वो 4 कार्बन को क्या नहीं कर पाएगा? होल्ड नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ वो 4 इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता, इस वजह से उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया है
कि वो सिर्फ क्या करे, उन चारों इलेक्ट्रॉन को शेयर करे। सही है मेरी बात। और शेयरिंग उसके लिए फ्रूटफुल भी है, मतलब फायदेमंद भी है। वाई? क्योंकि उसका साइज क्या है, छोटा है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, बहुत लंबी लंबी चेन बना लेता है। इस वजह से जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं वो तकरीबन क्या होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चे, कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। दूसरा कह रहा है कि इसी में आया है, ये क्वेश्चन भी हजारों बार आया है पेपर के अंदर। वो कह रहा है व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज, फाइंड द डिफरेंस इन द मोलिकुलर मास बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव member of the homologous series, state how is a homologous series of carbon compounds, the following property vary with increase in the molecular mass, melting and boiling point, chemical properties। तो homologous series क्या होती है? homologous series ये होती है कि कोई कंपाउंड, कितने भी कार्बन कंपाउंड होते हैं वो एक फैमिली से डिनोट होते हैं। जैसे कि आपको बताया गया कि कुछ फंक्शनल ग्रुप जैसे कि OH, अगर किसी कंपाउंड में आपको OH दिख जाए तो आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन सी फैमिली से है, अल्कोहल फैमिली से। कौन सी फैमिली से है, अल्कोहल फैमिली से। तो मैं आपको बता रहा था होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में आपको पता है कि जैसे मैं OH ले लेता हूं, ये क्या है, अल्कोहल को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, अल्कोहल। अब अल्कोहल का सिर्फ एक ही कंपाउंड थोड़ी है, जितने भी अल्कोहल के कंपाउंड हैं वो तकरीबन सब के सब कहां पड़े जाते हैं, एक फैमिली के अंदर पड़े जाते हैं, और उसको बोलते हैं अल्कोहल फैमिली। सही है मेरी बात। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड की एक फैमिली है, ऐसी एल्केन एक फैमिली है, ऐसी एल्काइन एक फैमिली है, ऐसी एल्कीन एक फैमिली है। तो जो भी फैमिली होती है उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। और होमोलोगस सीरीज का मतलब है कि जैसे एक कार्बन कंपाउंड, मैंने अल्कोहल की फैमिली में गया मैं, इसका सबसे पहला कंपाउंड मिला मेरे को CH3OH, जिसको हम बोलेंगे मिथेनॉल। क्या बोलेंगे मेरे बेटे, मिथेनॉल। दूसरा अगर इसमें देखूंगा मैं तो CH2OH, इसका एडजेसेंट जो कंपाउंड है वो है इथेनॉल। क्या है मेरे बेटे, ये इथेनॉल। तीसरा जो कंपाउंड मैं देखूंगा तो वो आपके सामने है प्रोपेनॉल। तो वो पूछना चाहता है कि इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, और इसमें क्या डिफरेंस है। होमोलोगस सीरीज में मैंने क्लास में भी बताया था, होमोलोगस सीरीज में टू एडजेसेंट कंपाउंड ओनली एंड ओनली सिर्फ किससे अलग होते हैं, CH2 से अलग होते हैं। यानी कि जो एडजेसेंट कंपाउंड है उसमें CH2 एक्स्ट्रा होगा, या फिर अगर पीछे जाओगे तो क्या कहोगे, कम होगा। सही है मेरी बात, यानी ये सब इसमें लिखना था। वो कह रहा है कि स्टेट हाउ द होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड दैट फॉलोइंग प्रॉपर्टी वेरी विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। तो मैं जैसे बता रहा था होमोलोगस सीरीज में, तो इसमें ऑप्शन दिया है नीचे, स्टेट हाउ द, मतलब अगला क्वेश्चन है इसमें, स्टेट हाउ इज द होमोलोगस सीरीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज वेरी विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। पहला ऑप्शन है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, आप समझ सकते हो कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे हम होमोलोगस सीरीज में नीचे जाएंगे तो मोलिकुलर मास क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। अब मोलिकुलर मास बढ़ता चला जाता है तो वंडरवाल जो फोर्सेज हैं मोलिक्यूल के बीच में, वो भी क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम होमोलोगस सीरीज में नीचे जाते हैं। दूसरा इसमें लिखा है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का ये फंडा होता है कि केमिकल प्रॉपर्टी वेरी नहीं करती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी वेरीज नहीं करती हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो फंक्शनल ग्रुप से रिलेट की जाती हैं। तो फंक्शनल ग्रुप तो वही है, सिर्फ एटॉमिक मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पे आई थिंक कोई चेंज नहीं पड़ता है। दूसरा जो लिखा है इसमें 10th क्वेश्चन जो है, इन द फॉलोइंग टेबल सम एलिमेंट्स हैव बीन अरेंज्ड इन सर्टेन पैटर्न। ये जो पैटर्न है आपको सारे गामा पाधा निसा देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये किसका है, न्यूलैंड का है। किसका है, न्यूलैंड। तो आपने लिखना है, यहाँ पे लिखा है कि आइडेंटिफाई द पीरियोडिक टेबल with which the given table is associated, list two important feature and two anomalies of the above periodic table। तो ये पीरियोडिक टेबल किसका है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल है ये। क्या है जी, ये न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल है। इसने तकरीबन सब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया गया, और इसने बोला कि जैसे म्यूजिकल रीम्स में हर 8th जो रीम होता है, हर 8th जो स्वर होता है वो पहले से मिलता है, तो दैट मीन्स कि इसी तरह जो इसके पीरियोडिक टेबल में है कि हर 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो पहले वाले से मिलेगी। तो उसने उसने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला जाता था, उसको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया जाता है। इसके फीचर यही है कि एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया गया है, और इसमें हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो पहले वाले से मिलती है। इसके एनोमलीज क्या है, मतलब इसमें कमियां क्या है, इसमें कमियां ये हैं कि कैल्शियम के बाद जो है जो ये एलिमेंट्स इसने अरेंज किए हैं, इन सब का एटॉमिक मास एक पीरियोडिकली इंक्रीज नहीं हो रहा है। और दूसरा, इसने क्या किया, एक ही बॉक्स में 2 एलिमेंट
डाल दिए हैं, जैसे कि कोबाल्ट और निकिल आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो दोनों के दोनों हैं एक ही ग्रुप में डाल दिए गए हैं। ये इसके पीरियोडिक टेबल की सबसे ज़्यादा कमियां थी। उसके बाद आता है कि व्हाट इज अ सोलेनोइड, ड्रॉ अ पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड, मार्क ऑन अ पैटर्न ऑफ द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो आपको बोला गया कि सोलेनोइड क्या है। सोलेनोइड बताया था और मैंने इस चैप्टर में से बोला भी था कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सोलेनोइड क्या होता है? सोलेनोइड होता है करंट कैरिंग लूप का कॉम्बिनेशन होता है। सोलेनोइड करंट कैरिंग लूप का कॉम्बिनेशन होता है और उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है वो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह होता है आउटसाइड। तो उसके एक तरफ नॉर्थ पोल होता है और एक तरफ साउथ पोल होता है। और ये मैं ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ आपको, अच्छा जगह है मेरे पास। करंट कैरिंग लूप का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? सोलेनोइड बोलते हैं। अगर करंट जा रहा है इधर की तरफ तो यहाँ पे कौन सा पोल आ जाएगा? नॉर्थ। और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा मेरे बेटे? साउथ। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो बिल्कुल सीधी होंगी। हम उसको बोलेंगे कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है? पैरेलल होता है। क्या होता है भाई? ये सब दिखाया था मैंने। ये सब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। सही है मेरी बात? इसके अंदर जो ये वाला पोर्शन जो होता है, अंदर कोर वाला जो पोर्शन होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं मेरे बेटे? पैरेलल होती हैं। और यहाँ पे जो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। ये सब दिखाना था। तो इसने बोला मार्क ऑन अ पैटर्न द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो इनसाइड द सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है ये आपको ड्रॉ करना था। इस डायग्राम के ही क्वेश्चन में कम से कम 2 या 2.5 नंबर हैं। कुछ थ्योरी लिखनी थी जो आप लिख सकते हो। सोलेनोइड क्या है? सोलेनोइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ करंट कैरिंग लूप। ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था। इन अ डायग्राम गिवन बिलो कोइल 1 इज कनेक्टेड इन अ सीरीज, 12th क्वेश्चन, कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी एंड अ प्लग की, वाइल कोइल 2 इज कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमीटर। दूसरी कोइल में क्या है? गैल्वेनोमीटर है और पहली कोइल में एक बैटरी लगाई है और एक की लगाई है। तो वो कह रहा है व्हाई डज द गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन ओनली व्हेन द की इज प्लग्ड इन एंड नॉट व्हेन अ स्टडी करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन अ सर्किट। उसने बोला है कि गैल्वेनोमीटर सिर्फ तब ही डिफ्लेक्शन को दिखाता है जब हम की को ऑन करते हैं, की को जब डालते हैं, और जब करंट स्टडी हो जाता है यानी कि सर्किट में एमीटर करंट स्टडी दिखाने लगता है फिर गैल्वेनोमीटर को डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता। मैंने आपको बताया था इसमें एक फिनोमिना हो रहा है, उसके बारे में लिखना पड़ेगा आपको कि हेयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेक प्लेस। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिर्फ तभी शो होता है या तभी दिखाई देता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी कॉइल में से। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है कि मैग्नेटिक लाइंस जब किसी कॉइल में से चेंज होती हैं तभी क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शो होता है, फिनोमिना। आगे चल के आपको फैराडे के लॉ पढ़ाए जाएंगे, उसमें ये सब कुछ बताया जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन आपने लिखना था कि जब हम प्लग के अंदर की को इंस्टॉल करते हैं या मतलब ऑन करते हैं तो जो करंट है वो 0 से मैक्सिमम तक इंक्रीज होता है। और जब वो 0 से मैक्सिमम तक इंक्रीज होता है तभी सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है? डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। पर एक बार जब वो मैक्सिमम होकर स्टडी हो जाता है तो फिर डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। वाई? क्योंकि फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाता है। दूसरा उसमें लिखा है कि व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इन अ गैल्वेनोमीटर व्हेन द की इज प्लग्ड आउट। जब प्लग्ड आउट की जाती है यानी कि जब की को प्लग आउट किया जाता है यानी कि स्विच को बंद किया जाता है फिर उसमें गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है, पर इस बार अपोजिट डायरेक्शन में दिखाता है। वाई? अब क्या रीजन है? अब भी यही रीजन है। अब भी रीजन यही है कि जब हम की को आउट करते हैं मतलब की को ऑफ करते हैं तो फिर करंट उसमें डिक्रीज होता है। जब करंट डिक्रीज होता है तो दैट मींस कि फिर मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है? चेंज होती हैं। जब मैग्नेटिक लाइंस चेंज होंगी तो ऑटोमेटिकली फिर उसमें क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा और गैल्वेनोमीटर फिर अपनी डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो 0 से जब मैक्सिमम हुआ तब भी डिफ्लेक्शन दिखाया, मैक्सिमम जाके जब स्टडी हो गया तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई, फिर जब मैक्सिमम से 0 हुआ फिर डिफ्लेक्शन दिखाएगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तीसरा वो कह रहा है कि स्टेट द कंक्लूजन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्टिविटी। इसके बिहाफ पे क्या कंक्लूजन? जो भी बोला मैंने वो इसका कंक्लूजन था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द करंट इन प्राइमरी कोइल प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड करंट इन द सेकेंडरी कोइल, और व्हेन द करंट इज स्टडी इन द प्राइमरी कोइल देन नो करंट प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कोइल। और यही रीजन है इसका गैल्वेनोमीटर का। अगला क्वेश्चन आया है इसमें पार्ट बी, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये शायद।
नहीं, और है शायद इसमें, और है, पार्ट बी कह रहा है इन अ गिवन फिगर बिलो सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर इज शोन। यहाँ पे एक सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर दिखाई गया है, एज शोन इन द फिगर द करंट इन द कोयल ABCD फ्लोम फ्रॉम A to B, A से B गया है, आर्म AB एंड C to D इन द CD उसमें गया है। स्टेट द डायरेक्शन इन विच द आर्म AB एंड CD विल बी एक्सपीरियंस अ फोर्स। AB और CD में किस तरफ से फोर्स लगेगा ये आपने बताना है। तो आपको बताया था मैंने कि टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स वी यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यानी कि आपको लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करना है और इसमें जिधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ 4 फिंगर करना। आपको दिख रहा है कि नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है, तो नॉर्थ से साउथ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड है। करंट जो जा रहा है वो आपसे दूर जा रहा है, मतलब आप सामने बैठे हो, ये मोटर आपके सामने ऐसे रखी है, करंट आपसे दूर जा रहा है, तो यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, और तो AB वाले पे किधर की तरफ फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। किधर लगेगा मेरे बच्चे, डाउनवर्ड। भाई पेपर आपके सामने ऐसे रखा है ना, तो मोटर मतलब ये वाला पोर्शन क्या है AB, ये BC और ये क्या है CD। तो AB में करंट उधर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, तो ये अंगूठा नीचे की तरफ होगा, तो दैट मीन्स कि AB पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। और जब AB पे डाउनवर्ड लगेगा तो CD पे क्या लगेगा, अपवर्ड फोर्स लगेगा। उसके लिए भी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। पहले क्वेश्चन का आंसर है, वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर विच दैट रिवर्स द फ्लो ऑफ करंट इन द कोयल ABCD एंड राइट इट्स नेम। इस पूरे सर्किट में वो वाला पार्ट बताना है जो क्या करेगा, ABCD में करंट की डायरेक्शन को क्या कर देगा, बदल देगा। भाई हाफ रोटेशन के बाद आपको पता है जो ये ब्रश हैं XY जो ब्रश हैं, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मतलब मैच हो जाएंगे। तो जो XY ब्रश जो हैं क्या हैं, जो ब्रश हैं वो क्या करेंगे, इसमें करंट की डायरेक्शन इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। या आप ब्रश कह लो, ब्रश के साथ ही वायर यहां पे लग रही है। वो कह रहा है आफ्टर द रिवर्सल ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द कोयल ABCD स्टेट द डायरेक्शन इन विच द आर्म AB एंड CD विल एक्सपीरियंस। हाफ रोटेशन के बाद अंदर वाले स्ट्रक्चर की डायरेक्शन बदल जाती है। जैसे ही अंदर वाले स्ट्रक्चर की डायरेक्शन बदल जाती है तो AB वाले पोर्शन पे अब करंट किधर की तरफ फ्लो कर रहा है, नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, पहले ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा था। तो दैट मीन्स की कंटिन्यूटी ऑफ सर्कल बनाने के लिए अब AB पे किधर की तरफ फोर्स लगा, अभी पहले किधर की तरफ लग रहा था, नीचे की तरफ, और CD पे किधर लग रहा था, ऊपर की तरफ। जब AB घूम के इधर आ जाएगा तो AB पे अब किधर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ, और CD पे किधर लगेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, नेम द रूल विच इज अप्लाइड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ। ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज किया जाता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इफ वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड थंब, फोरफिंगर एंड द मिडल फिंगर, द फोरफिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द middle finger represent the direction of current and the perpendicular thumb give the direction of the magnetic force applied on a current carrying conductor। ये सब आपको लिखना पड़ेगा। वो कह रहा है कि how do Mendel's experiments show that the traits are inherited independently, explain। वो कह रहा है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट ने ये कैसे शो किया कि जो ट्रेड्स हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट की जाती हैं। सही है मेरी बात या नहीं? तो ये आपको वैसे मेंडल के दूसरे लॉ में पढ़ाया जाता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, की गैमीट कभी मिक्सअप नहीं होते हैं। और दूसरी बात मैंने बताया आपको कि मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसकी जो फिनोटिपिक रेशियो आई थी वो आई थी 3:1। क्या आई थी? 3:1। जब उसने एक करैक्टर को इनहेरिट करा के देखा, जब उसने दो करैक्टर को इनहेरिट करा के देखा यानी कि डाईहाइब्रिड क्रॉस कराया, तो जो फिनोटिपिक रेशियो आई थी वो आई थी 9:3:3:1। तो आप इसमें दिखा सकते थे कि जो करैक्टर हैं वो कभी इंटरमिक्स नहीं होते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखिए। मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपने कराया, यहां पे दिखाना पड़ता आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा के इसकी फिनोटिपिक रेशियो कितनी आई? 3:1। मान लो दूसरा करैक्टर भी मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से करवा रहा हूं, इसकी रेशियो भी कितनी आई? 3:1। अगर ये दोनों करैक्टर इंडिपेंडेंटली आगे अगली जनरेशन में जा रहे हैं तो इन दोनों को एक साथ क्रॉस करा के जब हमने कराया यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस जब हमने कराया तो उसकी रेशियो कितनी आई? 9:3:3:1। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशियो आई। आधा घंटा लगा के एक पूरा चार्ट बनाया जाता है, बट हमें जरूरत नहीं थी इसकी। जब हमें पता है कि मेंडल कोई भी करैक्टर आपस में मिक्सअप नहीं होता, तो जैसे एक इनहेरिट हो रहा है ऐसे ही 2 इनहेरिट होंगे, ऐसे ही 200 इनहेरिट होंगे। तो अगर आप इन दोनों फिनोटिपिक रेशियो को जो मेंडल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, अगर इन दोनों को डायरेक्ट क्रॉस करा दो तो आपको यही रेशियो अवेलेबल होगी। देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराया 9, 3 को 1 से किया तो कितना आ गया 3, 1 को 3 से किया तो 3, 1 को 1 से किया तो 1। तो दैट मीन्स कि ये जो डाईहाइब्रिड क्रॉस की रेशियो है वो
इजीली अवेलेबल हो जाती है दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रेशो को क्या कराने से, क्रॉस कराने से। यही इस बात का प्रूफ है कि ट्रेड्स कभी मिक्सअप नहीं होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, अगली जनरेशन में इनहेरिट होते हैं। चाहे उसमें आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लो, चाहे एक करैक्टर को इनहेरिट करा के देख लो, चाहे आप दो करैक्टर को इनहेरिट करा के देख लो, चाहे 10 को देख लो, ट्रेड्स आर नॉट इंटरमिक्स्ड। सही है मेरी बात। दूसरा वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, इसमें भी वही आर इक्विवेलेंट निकालना है। आर इक्विवेलेंट है कि जो ए बी सी 3 स्टैंड दी हैं, इसमें 5, 15 और 20 तीन वो हैं आपके सामने। क्वेश्चन ड्रॉ कर देता हूं मैं। क्वेश्चन आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं। ये 10 ओम है, ये 20 है, ये 30 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये भी 5 है, ये 15 है, ये 20 है। ये सब ओम दिए हैं। तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आप यू नो वेरी वेल ये तीनों किस में है, सीरीज़ में। ये भी किस में है, सीरीज़ में। तो सीरीज़ में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आप सबको डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। 10, 20, 30, 30 और 30 60, यानी कि इसकी जगह 60 ओम लिख सकते हो आप। 10 और 5 15, 15, 15, 30, यानी कि इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 30 ओम। यहाँ पे क्या लिखोगे, 15 और 5 20 और 20 कितना हो गया, 40। तो दैट मीन्स कि 60 और 30 किस में है, ये पैरेलल में है। पैरेलल में आपको पता है कि 1 में आर इक्विवेलेंट कितना आता है, 1 में 30 प्लस 1 में 60। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 62 प्लस 1, दैट मीन्स कि 3 में 60, ये कितना आ गया। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 20। इन दोनों को सोल्व करके 20 आ गया, और ये कितना उसके साथ डायरेक्ट ऐड हो रहा है, 40। तो आर इक्विवेलेंट इस पूरे सर्किट का कितना आ गया, 40 प्लस 20, दैट मीन्स कि 60 ओम इज द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। दूसरा कह रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर्म बी सी। इस वाले, सिर्फ इस वाले कॉम्बिनेशन का, इस आर्म को बी बोला, इस आर्म को सी बोला, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का आर इक्विवेलेंट कितना है, वो मैंने सोल्व किया अभी। कितना है आपके पास, 20 ओम आया। ये दूसरे बी क्वेश्चन का आंसर है। तीसरा कह रहा है डिटरमाइन द करंट दैट फ्लो थ्रू द एमीटर। एमीटर यहाँ पे लगा है, आपको पता होना चाहिए कि कितना करंट, 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, आर इक्विवेलेंट आया 60। तो आप ओम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, V इक्वल टू आई आर। आई इक्वल टू होता है V अपॉन में आर। V कितना दिया, 6 अपॉन में 60, दैट मीन्स की 0.1 एम्पियर करंट फ्लो इन द एमीटर। एमीटर में से 0.1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। दूसरा जो कह रहा है वो डिटरमाइन द करंट दैट फ्लो इन द एमीटर व्हेन द आर्म बी इज विड्रॉल फ्रॉम द सर्किट। जब बी आर्म को हटा दिया जाए, अगर बी आर्म को यहाँ से हटा दिया जाए, लो जी मैंने हटा दी यहाँ से, तो ऑटोमेटिकली फिर ए में से कितना करंट फ्लो करेगा। यू नो वेरी वेल इसका इक्विवेलेंट कितना है, 60, और ये कितना है, 40। तो दैट मीन्स कि आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा नया, वो हो जाएगा 60 प्लस 40 कितना हो गया भाई, वो हो गया 100 ओम। 100 ओम आर इक्विवेलेंट हो गया। और 6 वोल्ट क्या है, बैटरी। तो आई निकालोगे आप, यू नो वेरी वेल V अपॉन में आर है। V कितना है, 6, और R कितना है, 100। तो दैट मीन्स कि 0.06 एम्पियर करंट फ्लो व्हेन B विड्रॉल फ्रॉम द सर्किट। ये यहाँ पे क्वेश्चन पूरा हो जाता है। फ्री के 6 नंबर थे, ये कुछ भी इसमें नहीं था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सिलेबस या पेपर का है आपके सामने। द मोड बाय विच वेरियस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द बॉडी। ये स्टेंजा दिया है आपको, इसमें से क्वेश्चन निकालने हैं। द मोड बाय विच वेरियस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द बॉडी डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये बॉडी की डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गेमीट। दिस मेथड इज कॉमन मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग द ऑफस्प्रिंग्स रैपिडली अंडर फेवरेबल कंडीशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्कर मोस्टली इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सम प्लांट्स एंड सर्टेन सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स। तो पहले क्वेश्चन का आंसर लिखना है आपने। स्टेट द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन विच बाइनरी फ्यूजन टेक प्लेस इन अ डेफिनेट ओरिएंटेशन। ऑल्सो नेम द डिजीज कोज्ड बाय दिस ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इस ऑर्गेनिज्म से डिजीज भी बतानी है आपने, और बाइनरी फ्यूजन भी होना चाहिए इसका। तो यू नो वेरी वेल ऐसा ऑर्गेनिज्म, वैसे बाइनरी फ्यूजन जो हमारे पास पढ़ाया जाता है वो अमीबा के अंदर पढ़ाया जाता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन जो कि मैं डिस्कस कर रहा था आपको, वो कह रहा था कि स्टेट द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच बाइनरी फ्यूजन टेक प्लेस इन अ डिफिनाइट
ओरिएंटेशन ऑल्सो नेम द डिजीज कोस्ड बाय दिस ऑर्गेनिज्म। तो बाइनरी फिजन वैसे आपको किस में बताया गया है? अमीबा में ही बताया गया है। अमीबा की डिजीज़ आप नहीं लिख पाओगे, पर अमीबा तो फ्रेश वाटर एनिमल है, तो आप बैक्टीरिया में वैसे बाइनरी फिजन होता है, बैक्टीरिया लिख दो कोई। बैक्टीरिया इज ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, तो आप किसी भी बैक्टीरिया का नाम लिख सकते हो, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनी लिख दो आप। टेटनस तो सुना होगा आपने। टेटनस जो होता है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसको बोलते हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। और भी अपनी तरफ से आप जो चाहे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वगैरह। लिस्ट एनी टू एडवांटेज ऑफ द प्रोड्यूसिंग प्लांट थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, उनकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से प्रोड्यूस करने की क्या एडवांटेज है? यू नो वेरी वेल, ऊपर स्टेंजे में भी लिखी है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सिंगल पेरेंट्स से मल्टीपल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए जाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का भी यही सबसे बड़ा फायदा है कि हम मल्टीपल ऑर्गेनिज्म यानी कि मल्टीपल प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं एक सिंगल प्लांट से। और नंबर ऑफ प्लांट यानी कि जब हमें ज़्यादा तादाद में प्लांट्स चाहिए होते हैं तो हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हेल्प लेते हैं। और दे आर एग्जैक्टली क्लोन ऑफ देयर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के बिल्कुल क्या होते हैं, वो क्लोन होते हैं, उनमें थोड़ा सा भी फर्क नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन इसमें लिखा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर बडिंग, यू नो वेरी वेल, हाइड्रा एक प्लांट होता है, उसके ऊपर एक बड राइज होती है। जब वो बड मैच्योर हो जाती है तो वो पेरेंट्स प्लांट से अलग हो जाती है और नया प्लांट वहाँ पे अराइज कर लेते हैं, नया प्लांट बना देती है वहाँ पे। तो इसमें हाइड्रा में इसी को हम क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। मैं कल बच्चों को बता भी रहा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप ध्यान से पढ़ लें, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो 6 नंबर का क्वेश्चन आया इसमें से। उसमें कह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन स्पाइरोगेरा फिलामेंट मैच्योर एंड अटेन अ कंसीडरेबल लेंथ। जब स्पाइरोगेरा का फिलामेंट बड़ा हो जाता है तो वो एक कंसीडरेबल लेंथ अटेन कर लेता है। तो क्या होता है आपको पता है कि स्पाइरोगेरा एनसीईआरटी में भी एग्जांपल है कि वो क्या करता है? फ्रेगमेंटेशन से अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। यानी कि जब स्पाइरोगेरा का जो फिलामेंट है वो कंसीडरेबल अमाउंट में बड़ा हो जाता है तो वो टूट जाता है। टूटने के बाद वो अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, फिर वो फ्रेगमेंट्स जमीन पे गिरते हैं और हर एक फ्रेगमेंट नया स्पाइरोगेरा बन जाता है। फ्रेगमेंटेशन से ही वो क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है। दूसरा कह रहा है द स्पोंजिया इन राइजोपस बर्स्ट इन मैच्योरेशन। राइजोपस यू नो वेरी वेल एक फंगाई है, और फंगाई जो होते हैं वो किसकी तरह कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? स्पोरुलेशन से रिप्रोड्यूस होते हैं। तो राइजोपस जब पक जाता है तो उसके अंदर स्पोर बस्ट हो जाते हैं और सारे के सारे स्पोर नए राइजोपस प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये चैप्टर पेपर था। ओवरऑल अगर व्यू देखा जाए तो पेपर बहुत आसान था। जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा था कि इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आएंगे, वही तकरीबन सारे क्वेश्चन आए। 1-2 क्वेश्चन थोड़ा टफ था, तो 1-2 तो होना भी चाहिए। सही है मेरी बात या नहीं? तो थैंक यू सो मच, गुड लक आप लोगों को कि कैसा आपका पेपर हुआ है। आप नीचे कमेंट में रिव्यू कर सकते हो। थैंक यू।